हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विद नमाज में, जहां हम लेकर आए हैं एएमयू क्लास 6, 9th और 11th एंट्रेंस के बच्चों के लिए एक अनोखा अवसर। जहां इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 6, 9th और 11th के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट जो भी लेक्चर्स होंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व किया जाएगा और एक एक सिलेबस के एक एक पार्ट को पढ़ाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो अगर आप अब तक इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर जीएस विद नमाज की तरफ से अपलोड किए गए लेक्चर्स बराबर मिलते रहें। तो चलिए, हमने पिछले वीडियो में क्लास 6 और 9th के हिंदी से पूछे गए प्रश्न को, जो साल 2024 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 6 और 9th में पूछे गए जो प्रश्न थे, उनको हमने हल किया था। आज हम क्लास 6 और 9th दोनों के लिए एक कंबाइंड क्लास लेने जा रहे हैं, और जो पहला चैप्टर होगा क्लास 6 और 9th के एंट्रेंस के लिए जो हिंदी से जुड़ा हुआ है, वह है भाषा। यानी आज का जो हमारा वीडियो होगा वह भाषा से संबंधित होगा, जो हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि आखिर ये भाषा होती क्या है, हम भाषा कहते किसे हैं, और हमें आखिर भाषा की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भाषा होती क्या है। भाषा की एक सिंपल डेफिनेशन है कि भाषा भावों की अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, दूसरों को बताते हैं, और दूसरों के भाव या विचारों को हम समझते हैं। हम अपने भावों को दूसरों के सामने किस रूप में प्रकट करते हैं, तो हम अपने भावों को दूसरों के सामने लिखकर या फिर बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं अपने भाव या विचार, और दूसरों के भाव या विचारों को सुनकर या फिर पढ़कर उनके भाव या विचारों को समझते हैं। तो चलिए, यह हुई हमारी भाषा की डेफिनेशन। मैं लिख भी देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार दूसरों के समक्ष लिखकर या बोलकर, देखिए बच्चों, लिखकर या फिर बोलकर हम अपने भाव या विचारों को प्रकट करते हैं, या दूसरों के भावों को सुनकर या फिर पढ़कर दूसरों के भावों को समझते हैं। यह भाषा की सबसे सिंपल डेफिनेशन है, जिसमें कहा गया है कि भाषा भावों की अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचारों को दूसरों के समक्ष बोलकर या फिर लिखकर प्रकट करते हैं, और दूसरों के भाव या विचारों को हम सुनकर या फिर पढ़कर उनके भाव या विचार को समझते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये विचार क्या होता है, हम विचार किसे कहेंगे। विचार, एक प्रश्न उठता है कि आखिर ये विचार क्या है। तो अगर आपके प्रश्न में यह पूछा जाता है, अगर आपके एंट्रेंस में यह प्रश्न आता है कि विचार क्या होता है, तो विचार का एक सिंपल साधारण सा अर्थ है
कि विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई होती है। यानी विचार क्या है कि विचार जो हम अपने मन में सोचते हैं वही तो विचार होता है ना। यानी कि हमने अपने मन में कुछ सोचा, उसमें मन में जो हमने सोचा उसके लिए कोई ध्वनि नहीं आई। अध्वन्यात्मक, अध्वन्यात्मक यानी यानी नहीं, और ध्वन्यात्मक यानी ध्वन्यात्मक ध्वनि से लिया गया है। तो अध्वन्यात्मक यानी कि जिसमें ध्वनि न हो। हम जो विचार करते हैं उसमें कोई ध्वनि नहीं आती है। हालांकि ध्वनि तो होती है, वो हमारे अंतर्मन की आवाज़ होती है जो बाहर नहीं आ पाती, और ये दुनिया अंतर्मन की आवाज़ को बिल्कुल भी नहीं समझती है। तो ये हमारा जो विचार होता है वह क्या होता है, अंतर्मन की उसमें ध्वनि आती है जो बाहर नहीं निकल सकती। ठीक, तो ये अध्वन्यात्मक विचार होता है, अध्वन्यात्मक इकाई। अच्छा, क्या हमें अपने सोच विचार करने के लिए किसी भाषा की जरूरत पड़ती है? क्या हमें अपने, अगर आपके एंट्रेंस में अगर पूछ देता है कि क्या हमें अपने सोच विचार करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सोच विचार करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, भाषा की, विचार की, या फिर बुद्धि की, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या जवाब होगा आपका? हमारा जवाब होगा कि हमें अपने सोच विचार करने के लिए सिर्फ बुद्धि की ज़रूरत होती है, ना कि भाषा की। क्योंकि हमें अपने सोच विचार करने के लिए हमें बुद्धि की ज़रूरत होती है, और जब हम अपने सोच विचार को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं तब वह साधन मिलता है, और वह साधन होता है भाषा। तो चलिए, यह हो गया भाषा। अब भाषा के हम प्रकार को देख लेते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा मुख्यतः दो प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन से? भाषा मुख्यतः दो प्रकार के होंगे, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। तीसरी जो भाषा है, जो सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, सांकेतिक। सांकेतिक भाषा को भी माना जाता है, लेकिन पुस्तकों में इसका जिक्र नहीं है। इसके लिए आप भाषा के मुख्यतः दो ही प्रकार लिखेंगे। अगर आपके एंट्रेंस में पूछ देता है, क्लास 6 वाले भी ध्यान दें या फिर ये क्लास 9 वाले भी ध्यान दें, अगर आपके एंट्रेंस में पूछता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4, 5, सिर्फ दो ही लिखना है, लिखित, मौखिक। सांकेतिक भाषा जो है वह सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। भाषा के प्रकार आप लोग लिख लीजिए। मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी मुख के द्वारा जो हम बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा, जो लिख कर हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, अपने विचारों को बताने की कोशिश करते हैं, वह लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा की एक विशेषता होती है। मौखिक भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होगी। मौखिक भाषा क्या होगी बच्चों? तो मौखिक भाषा परिवर्तनशील होगी, और वहीं जो लिखित भाषा होगी वह अपरिवर्तनशील होगी। अपरिवर्तनशील होगी। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होगी, यानी मौखिक भाषा में समय समय पर बदलाव किया जा सकता है। वहीं जो हमारा जो दूसरे प्रकार की भाषा है, लिखित भाषा, वह अपरिवर्तनशील होती है। यानी लिखित भाषा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। जो लिख दिया गया है वह लिख दिया गया है। ठीक है, इसीलिए हम किसी दूसरे को कहते हैं कि लिख करके दो कि तुम ये काम नहीं करोगे। ठीक, तो यानी इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। और मौखिक भाषा, लोग झूठ बोल देते हैं, यानी वह अपनी बात से पलट जाते हैं। यानी सीधा हम कह सकते हैं कि जो मौखिक भाषा है उसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। जो तीसरी भाषा है आपकी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के बारे में बता दूं कि सांकेतिक भाषा को सबसे पुरानी भाषा कही जाती है, क्योंकि जब मानव का विकास हुआ, जब मनुष्यों का विकास होता है, तो मनुष्य जब अपने फर्स्ट स्टेज में होते हैं तो उस वक्त उनके पास कोई भाषा नहीं होती है। और वह किससे बातचीत करते हैं, किससे इंटरेक्शन करते हैं? तो वह संकेतों के द्वारा ही उनका आपस में इंटरेक्शन होता है। उनका जो कम्युनिकेशन का माध्यम होता है वह
संकेतों के द्वारा ही होता है। तो इसके लिए सांकेतिक भाषा को सबसे पुरानी भाषा कही जाती है। उसके बाद से जैसे जैसे मनुष्यों का विकास होता गया, मनुष्यों का विकास होता गया, आगे बढ़ते गए, तो धीरे धीरे करके उनके पास एक मौखिक भाषा डेवलप होती है। तो सबसे पहले सांकेतिक भाषा आती है, फिर मौखिक भाषा आती है, और फिर अंततः लिखित भाषा का निर्माण हो जाता है। यानी लिखित भाषा की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? तो लिखित भाषा की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हम अपने सभी उन विचारों को लिख करके उनको स्टोर कर सके। अगर एपीजे अब्दुल कलाम अपने विचारों को, अपने उन फॉर्मूले को, अपने उन सभी नॉलेज को अगर स्टोर करके लिख करके नहीं रखते, तो आज हम उनकी किताबों को नहीं पढ़ते। नहीं, अगर लिखित भाषा नहीं होती तो हमारे पास न ही एक किताबें होती और न ही हमारे पास कोई लाइब्रेरी होता। ठीक, तो लिखित भाषा की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हम अपने विचारों को आसानी से लिखकर उन्हें स्टोर कर सकें। ठीक है, तो यह होता है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। चलिए अब हम भाषा की उत्पत्ति को भी देख लेते हैं कि भाषा की उत्पत्ति आखिर होती किससे है। बच्चों, अगर भाषा की उत्पत्ति देखें तो भाषा भाष शब्द से मिलकर के बना हुआ है। यानी भाषा जो है भाष धातु से मिलकर के बना हुआ है। भाष, अब ये धातु क्या होता है? तो धातु शब्द, यानी धातु शब्द हम उन्हें कहते हैं जो कि हम कह सकते हैं कि जो रूट वर्ड होते हैं, यानी जहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है, उनका जन्म होता है। ठीक, उनको हम भाष धातु कहते हैं। और भाषा जो है वह भाष धातु से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना, जिसका अर्थ होता है बोलना या विचार करना। जो भाष धातु से मिलकर के बना हुआ है, बोलना या फिर विचार करना। तो यह हमारा आज का चैप्टर हुआ, जिसमें हमने पढ़ा भाषा। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचारों को दूसरों के समक्ष लिखकर या फिर बोलकर प्रकट करते हैं, और दूसरों के भाव या विचारों को पढ़कर या फिर सुनकर उनके भाव को समझते हैं। भाषा कहलाती है। भाषा भाष धातु से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। और हिंदी भाषा को हम अपने देश की राजभाषा भी कहते हैं, राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। राजभाषा क्योंकि वह एक कामकाज में इसका उपयोग होता है, और फिर राष्ट्रभाषा क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी पूरे भारत में है। भारत के हर एक कोने में लोग इसको बोलते हैं, इसके लिए हम इसको राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। हालांकि ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, हालांकि राष्ट्रभाषा हम इसको नहीं कहते हैं, बस मान लिया गया है। ठीक, तो ये होता है हिंदी। और हिंदी किससे उत्पत्ति हुई है हिंदी की? तो हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वह संस्कृत भाषा से हुई है। किससे हुई है? संस्कृत भाषा से। तो चलिए हम अगले चैप्टर में क्लास 6 और 9th के बच्चों के लिए वर्ण पर बात करेंगे, और हम बात करेंगे वर्ण विचार पर कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। फिर हम वैसे ही आगे अगला चैप्टर शब्द विचार पढ़ेंगे, फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जो भी चैप्टर्स हैं उसको कवर करेंगे। और एक बार हम इन चैप्टर्स को कवर करने के बाद जो संभावित प्रश्न होंगे उस पर भी बात किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।